जय हिंद प्यारे दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज की ये जो वीडियो है, आज का ये जो सेशन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है बच्चों, क्लास 12th के हिस्ट्री यानी कि इतिहास के सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, बेसिकली इस वीडियो में बात करेंगे आपकी जो फर्स्ट बुक है, इसके चैप्टर नंबर 2 के बारे में, राजा, किसान और नगर। ठीक है, तो इस चैप्टर के हम हर वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा। ठीक है, हर एक टॉपिक वाइज, हर एक लाइन वाइज जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मुझे लगा, उस हिसाब से हमने यहाँ पे पूरे के पूरे चैप्टर से टोटल 75 प्लस एमसीक्यू यहाँ पे निकाले हैं। ठीक है, तो आज का ये जो सेशन है वो अराउंड आपका 50 मिनट से 1 घंटे का बनने वाला है। बट हाँ, अगर आप इसको कंप्लीट देख लेंगे तो आपकी जो तैयारी है पेपर के लिए इस चैप्टर की एमसीक्यू बेस्ड एक नंबर की हो जाएगी। ठीक है, और हर एक एमसीक्यू मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाता चलूंगा। ठीक है, बस आपने करना है क्या बच्चों, वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखना है। और सभी बच्चे क्या करेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में वीडियो के एंड में बताना कि आपने 75 आउट ऑफ कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, कितने एमसीक्यू क्वेश्चन का राइट आंसर दिया, बताना जरूर। ठीक है, और जो बच्चे लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं वो हर एक एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर जो वो जरूर करेंगे। ठीक है, जिससे उनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो बाद में देख रहे हैं वो मन ही मन आंसर करें और मुझे बाद में भी बताएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज मैं करूंगा कि 75 तो वो होंगे जो मैं आपको करवा दूंगा, साथ ही आपकी जो सपोर्टिंग मटेरियल है उसमें भी कुछ 10 से 12 या 15 एमसीक्यू दिए गए, उनकी भी प्रैक्टिस आपकी करवा देंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करेंगे बिना देरी करते हुए। चलिए, सबसे पहला जो प्रश्न है बच्चों, ये एकदम सिंपल सा है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जेम्स प्रिंसेप कौन था? हु वाज जेम्स प्रिंसेप? क्या ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था? क्या ये एक चिकित्सक था, एक मानचित्रकार था, या फिर पुरातत्व विभाग का विशेषज्ञ था? कौन था जेम्स प्रिंसेप? ठीक है, तो आप सभी को पता है इसने दो लिपियों का अर्थ निकाला था। अभी आपके सामने वो क्वेश्चन भी आएगा कौन सी लिपियां थी। ठीक है, तो उसका अर्थ निकाला था। ठीक है, एज ए इंडियन कंपनी ऑफिसर। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी या फिर एक इंजीनियर कह सकते हो आप, वहां पे अभियंता था बेसिकली, है ना। ए राइट है, कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन, जेम्स प्रिंसेप ने जिन दो लिपियों का अर्थ निकाला था, अशोक कालीन जो लिपियां थी, ठीक है ना, अगर आपसे पूछा जाए किसके काल की लिपि का अर्थ निकाला था, तो याद रखेंगे अशोक के काल की। ठीक है, अशोक कालीन। ठीक है ना, किसके काल की? अशोक कालीन लिपियों का दो लिपियां थी, कौन सी? ब्राह्मी और ग्रीक थी, खरोष्ट और पाली थी, या फिर ब्राह्मी और खरोष्ट थी। सभी को आंसर पता होगा, क्या राइट आंसर है? बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी और खरोष्ट लिपि। और किस काल की थी ये? अशोक काल की, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तीसरा यहीं पे इसी लिपि के बारे में बनेगा कि इसका अर्थ बेसिकली निकाला कब गया था, किस टाइम पीरियड पे निकाला गया था? 1810 के 1810 के दशक में, 1820 के दशक में, 1838 या फिर 1870 के दशक में। ठीक है, तो आपकी किताब में इसका जो आंसर है वो पता है कितना है? 1838। ठीक है, तो 1838 के दशक के संबंध में अगर यहाँ पे आसपास आप देखोगे तो कौन सा मिलेगा? जी हाँ, हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1830 के दशक में। एक्यूरेट डेट पूछी जाएगी तो 1838 ईस्वी। कंप्लीट, कोई डाउट नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये एक ऐसे कुछ लिखे हुए होते थे जिसमें पत्थर, धातु, मिट्टी के बर्तन या फिर जो कठोर सतह वगैरह होती थी, ये उन पर खुदे हुए होते थे। क्या कहलाते थे ये? तो ये पांडुलिपि होती थी। पांडुलिपि के बेसिकली जैसे कुछ मोटे कागज वगैरह पे, फिर पेड़ की छाल पे लिख सकते थे। ठीक है, पत्थर धातु इसमें आया नहीं तो पांडुलिपि हट गया। ताम्रपत्र, केवल तांबे के पात्र। किताब, केवल पेड़ों से जो कागज बनाया जाता है उससे लिख सकते थे। लेकिन अभिलेख जो होते थे वो सभी पे होते थे। तो अभिलेख पत्थर, धातु, मिट्टी के बर्तन या फिर कठोर सतह पर खुदे हुए होते थे, इन्हें बोलते थे अभिलेख। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रिकॉर्ड बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, जो हमें प्राचीनतम अभिलेख मिले हैं ये किस भाषा में लिखे जा चुके हैं? ठीक है ना, किस भाषा में लिखे हुए मिले? क्या प्राकृत में, पाली, संस्कृत या फिर फारसी में? ठीक है, तो जहां तक मुझे लगता है इसका भी आंसर आप सभी को पता होगा। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। किसमें मिले थे भाई? प्राकृत भाषा में। जो प्राचीनतम अभिलेख है प्राकृत भाषा में मिले। ठीक है, चलिए, अधिकांश जो अभिलेख हुआ करते थे बच्चों,
और जो सिक्के होते थे हमें जो मौर्य साम्राज्य काल से प्राप्त हुए हैं, इसमें एक शब्द लिखा होता था। वो शब्द क्या होता था? क्या ये गमन था, पियदर्सी, मेसोपोटामिया, फिर मेलुहा? तो अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे। गमन ओमान के लिए उपयोग किया गया था, मेसोपोटामिया सभ्यता ही अलग है, मेलुहा नाविकों का देश बोला जाता था हड़प्पा सभ्यता के मामले में, है ना? तो मतलब क्या हुआ, तीनों तो हड़प्पा सभ्यता के संबंध में चले गए। बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी, पियदर्सी। तो अधिकांश अभिलेखों में सिक्कों पर हमें क्या मिला है बच्चों? पियदर्शी शब्द मिला है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पियदर्शी। अब ये जो पियदर्शी शब्द है, इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या, बेसिक सा मीनिंग क्या है बेसिकली? ठीक है, तो मीनिंग के संबंध में देखिए, क्या ये सुनने में अच्छा होता है, देखने में अवध होता है, देखने में सुंदर होता है, फिर पढ़ने में सुंदर होता है? कैसा होता है पियदर्शी? मन को भाने वाला, मन को चीज क्या भाती है? जो सुंदर हो, देखने में सुंदर हो। मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, देखने में सुंदर। ठीक है भाई, तो ब्यूटीफुल टू लुक एट, दैट इज कॉल्ड द मीनिंग ऑफ पियदर्शी। नेक्स्ट, छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? ठीक है, इस बारे में आपका एक 3 नंबर का बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है कि छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व सबसे शक्तिशाली ताकतवर महाजनपद कौन सा था? तो सभी को पता है, द आंसर इज मगध। ठीक है ना, मगध है। सिंपल सा, देखो जो क्वेश्चन मुझे लगेगा आसान है, सभी को पता होगा, उसका सीधा आंसर मैं बता दूंगा। जो मुझे लगेगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसे समझाऊंगा अच्छे तरीके से कैसे आंसर आए। ठीक है, आगे, आरंभ में मगध की राजधानी क्या थी? तो मगध के बारे में 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले तो ये शक्तिशाली था किस काल में? छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व। दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि आरंभ में जब मगध बेसिकली एक ताकतवर एरिया बन रहा था, तो उस समय इसकी राजधानी क्या थी? आरंभ में मगध की राजधानी तो क्या थी? क्या ये राजगाह थी, पाटलिपुत्र, पटना, या फिर आरा थी? तो इसमें आरा तो आप हटा ही दो, ये तो विद्रोह के संबंध में आ जाता है, जो कि रिसेंट में बना था, है ना? आजादी से पहले 150-200 साल पहले जब अंग्रेजों ने राज किया था। तो राजगाह, पाटलिपुत्र और पटना। तो पटना जो है ये अभी वर्तमान में नाम है, ठीक है? तो पाटलिपुत्र और राजगाह रह जाता है। तो कौन सा है भाई मगध की आरंभिक राजधानी? जी हाँ, मगध की आरंभिक राजधानी थी राजगाह। ऑप्शन नंबर ए। राजगाह का मीनिंग क्या है भाई? आपसे पूछा जाएगा, राजगाह का मीनिंग क्या है? राजगाह का अर्थ क्या है? कि ये राजाओं का दरबार होता था, राजाओं का घर होता था, राजाओं का अधिकार क्षेत्र होता था, फिर राजाओं का धार्मिक क्षेत्र होता था। राजगाह का सिंपल सा मीनिंग है बच्चों, राजाओं का घर। जिन बच्चों ने ए आंसर दिया उनका सही है, ठीक है? जिनने ए दिया है उनका सही है। ऑप्शन नंबर ए, कोर्ट ऑफ किंग्स। ओके, या फिर हाउस, नहीं 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 नहीं, अरे दरबार मैं बोल रहा हूँ घर, और टिक कर रहा हूँ यहाँ पे दरबार को नहीं। बी है आपका, है ना? राजाओं का घर। वही मैं देखूं, मैंने बी बोला है, लेकिन मैं टिक लगा रहा हूँ ए पर। ओके, हो जाता है कभी कभी। चलिए, और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी क्या थी? देखिए, शुरुआत में एक तो हो गई मगध की राजधानी राजगाह थी। अब जब चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का समय आया, तब उस समय मगध की राजधानी चेंज हो गई थी। क्यों चेंज हो गई थी? क्योंकि नाम बदल दिया गया था। ठीक है ना? तो राजधानी क्या थी? राजगाह से उठ के कहाँ चली गई थी? राजगाह से उठ के ये पाटलिपुत्र चली गई थी। कहाँ पे? पाटलिपुत्र। और वर्तमान में पाटलिपुत्र को हम किस नाम से जानते हैं? पटना के नाम से। तो 11 का आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा हमारा पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी। शुरुआत में कौन सी थी? राजगाह। और चौथे शताब्दी ईसा पूर्व कौन सी बनी थी? पाटलिपुत्र। वर्तमान में पाटलिपुत्र को के नाम से जानते हैं? पटना के नाम से जानते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन एक ही बार में आपके कंप्लीट हो गए अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। मगध जो था ये आखिर शक्तिशाली था, हम सभी को पता है। इस मामले में 3 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है। क्या रीजन थे इसके शक्तिशाली होने के? तो सबसे पहला ये था कि मगध जो था ये प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था। बिल्कुल ठीक बात है भाई, क्योंकि इसके आसपास बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी, जिससे कोई भी शासक इस पे हमला नहीं कर सकता था। दूसरा यहाँ पे ये था कि लोहे का उपयोग यहाँ पे तेजी से होने लगा था, लोहे के हथियार कुछ वगैरह यहाँ पे बनाए जाने लगे थे। बिल्कुल ठीक है। उपजाऊ भूमि थी, यानी कि यहाँ की भूमि उपजाऊ थी, नदियों के आसपास बसा हुआ था, इसीलिए अच्छे से खेती हो सकती थी, अकाल वगैरह कभी पड़ता नहीं था, खाद्यान्न संपन्न रहता था। ये कारण था। चौथा क्या था कि यहाँ पे जो जलमार्ग होते थे, जो नदियां होती थी, उससे परिवहन के रूप में उपयोग किया जाता था। ठीक है, यानी कि आना जाना परिवहन के मामले में वो हो जाता था। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे योग्य शासक हुए हैं जिन्होंने मगध को और ज्यादा शक्तिशाली बनाया है। जी हाँ, जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु। बिल्कुल ठीक है। तो मगध के शक्तिशाली होने के मामले में अब 3 नंबर का जब क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये पॉइंट लिख के एक्सप्लेन कर देना, जैसे मैंने आपको बताया। एमसीक्यू में आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा, सिंपल सा, है ना? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। राइट है, कोई डाउट नहीं। आगे, क्वेश्चन नंबर 13। आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है? ठीक है,
आरंभिक भारत का जब शुरुआत होता है भारत के तौर पे तो सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ, देखिए क्या नाम दिया गया है, विधि ग्रंथ की बात पूछी गई है, कौन सा था बेसिकली, ठीक है, ब्राह्मणों के हिसाब से मनुस्मृति, महाभारत, गीता या फिर कुरान, ठीक है। तो ब्राह्मणों की बात आई है तो कुरान तो यहाँ पे हट जाता है क्योंकि ब्राह्मणों के लिए कभी कुरान यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो नहीं सकता, ठीक है। हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ यहाँ पे किताब के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग, यहाँ पे कौन सा है, महाभारत, गीता या फिर मनुस्मृति हो सकता है। तो कौन सा आएगा, यहाँ पे आएगा मनुस्मृति, आधुनिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, दैट इज मनुस्मृति, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं, राइट है। आगे आता है अभिलेख की साक्ष्य सीमा क्या है, अर्थात जो हम अभिलेख पढ़ते हैं, हमारे पास अभिलेख होते हैं, ठीक है, क्या इनकी साक्ष्य सीमा होती है। सबसे पहली, क्या इनकी साक्ष्य सीमा के अंतर्गत अभिलेखों के जो अक्षर होते हैं वो धुंधले हो जाते हैं, हम उनको अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाते, कुछ मिट जाते हैं, थोड़ा बहुत जो है जैसे एस लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये एस का इतना भाग जो मिट जाता है, धुंधला भी हो जाता है, मिट भी जाता है, तो हम समझ नहीं पाते क्या लिखा हुआ है, अर्थ गलत निकाल देते हैं, ये आ जाता है। दूसरा है, कई बार जो अभिलेख होते हैं वो ऐसे धातु के बने होते हैं कि अगर हम उसे हाथ से उठाएंगे कई सालों के बाद तो टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो ये भी एक साक्षी सीमा है भाई, नष्ट हो जाते हैं। तीसरा ये है कि एक ही अभिलेख में बहुत सारी लिपियों का अध्ययन बेसिकली बहुत सारी लिपियों से लिखा जाता है, तो इसीलिए उसका अर्थ निकाल पाना, उसको समझना बहुत ज्यादा कठिन कार्य है, ये भी राइट है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब अभिलेख साक्ष्य सीमा के बारे में आपका 8 नंबर का एक बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की वीडियो लेके आऊंगा अभी, तब आप देख लेना उसको, ठीक है ना। तो डी इज द राइट। 15 क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझिएगा। दिया गया है कि आरंभिक भारतीय इतिहास में छठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनीय काल क्यों माना जाता है। तो बच्चों यहाँ पे 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपका और एमसी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एक तो अभी आपने देख लिया था मगध वाला, ठीक है, और एक अभी आपका ये जो वाला था अभिलेख साक्ष्य सीमा का, एक ये भी कंप्लीट हो गया। अब छठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो काल था भारतीय इतिहास में, ये सबसे महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। क्यों माना जाता है भाई, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला ये था कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय में आरंभिक राज्यों और नगरों का उदय हो रहा था। बिल्कुल ठीक है बात भाई, आरंभिक राज्य नगर इस समय उदित हो रहे थे नए नए, बिल्कुल ठीक है। इस समय लोहे का जो उपयोग था वो तेजी से बढ़ता जा रहा था, साथ ही साथ यहाँ पे व्यापार के नजरिए से, लेन देन के नजरिए से, विनिमय के नजरिए से सिक्कों का विकास भी हो रहा था, बिल्कुल ठीक है बात भाई। और साथ ही इस छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान जो बौद्ध और जैन आदि जो धार्मिक दार्शनिक थे, ठीक है, भारत में तो बौद्ध जैन हो गए, ठीक है, उधर प्लेटो, अरस्तु, ईरान में जरथुस्त्र और युगासी, ऐसे बहुत से नए नए धार्मिक जो दार्शनिक थे वो उदित हो रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है भाई। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल में जब आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो अब आप आसानी से बता देंगे, इन पॉइंट को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देना एक एक लाइन में, कंप्लीट हो गया 3 नंबर का। और साथ ही आपका यहाँ पे एमसीक्यू की बात करेंगे तो डी हमारा राइट हो गया, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, बढ़िया तरीके समझ में आ रहा है, चलिए डी हो गया। आगे बात करते हैं, छठी शताब्दी ईसा पूर्व काल में हमने देखा कि ये महत्वपूर्ण रहा है जिसमें कृषि वगैरह उद्योग तेजी से विकसित, उद्योग नहीं केवल कृषि, ठीक है ना, उद्योग तो वर्तमान में आ जाता है, तो कृषि उपज बढ़ाने के तरीके जो थे वो यहाँ पे विकसित हुए। तो क्या तरीके थे उपज बढ़ाने में, क्या इस समय हल का प्रचलन था वो तेजी से हुआ, लोग हल का उपयोग करने लगे थे, बर्मे की जगह वो जो एक होता है ना खुरपी टाइप में, जैसे हम देसी लैंग्वेज में बोलते हैं, उससे ऐसे ऐसे करके कुछ मिट्टी जैसे निकालते, गुड़ाई करते जैसे, है ना, तो उसकी जगह पे हल का उपयोग होने लगा था। साथ ही नई फसलों की खेती होने लगी थी क्योंकि गंगा घाटी के आसपास से बसे हुए इलाके थे तो आसानी से खेती वगैरह की जा सकती थी यहाँ पे, तो नई फसलों की खेती होने लगी, सिंचाई वगैरह अच्छी होने की वजह से, ठीक है। साथ ही यहाँ पे सिंचाई का विकास हो गया, एक तो कृत्रिम तरीके अपनाए गए, साथ ही नदियों से छोटी छोटी वो बोलते हैं नहर टाइप पे निकाल के उनसे सिंचाई की जाने लगी थी। तो क्या ये सभी के सभी यहाँ पे राइट है, बिल्कुल ठीक है बात भाई, यहाँ पे सभी के सभी राइट है, मतलब ए बी सी ऑल राइट। राइट आंसर क्या होगा भाई, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, छठी शताब्दी ईसा पूर्व काल में कृषि उपज को बढ़ाने के तरीकों में सभी के सभी शामिल है, कोई डाउट नहीं है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया क्वेश्चन नंबर 17। अब मौर्य साम्राज्य के बारे में क्वेश्चन हमारे शुरू होने वाले, बड़े ध्यान से समझिए। मौर्य साम्राज्य की स्थापना बेसिकली किसने की थी, तो आप सभी को पता होगा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, याद रखेंगे किसने की थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक। 18 क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की रचना किस व्यक्ति ने की है,
ठीक है, अर्थशास्त्र जिसमें मौर्य साम्राज्य की इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में दर्शाया गया है। ठीक है, किसने थी? इकोनॉमिकल भी उसमें, पॉलिटिकल भी बेसिकली। ठीक है, तो किसने रचना की थी? अशोक नहीं, ये तो शासक थे। कौटिल्य हो सकता है, फिर मेगास्थनीज हो सकते हैं। तो दोनों में से कौन से अर्थशास्त्र की रचना करने वाले हैं? जी हाँ, हम बात करें कौटिल्य की। ठीक है, ये उनके कवि थे, राजदरबारी, तो इन्होंने ही किया था, कौटिल्य। ऑप्शन नंबर इसका जो है हमारा बी आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट है ऑप्शन नंबर बी। दूसरी जो किताब है बच्चों, इंडिका। इंडिका जो किताब थी, इसकी रचना किसने की थी? तो अशोक यहाँ पे शासक आ जाते हैं। कौटिल्य हम देख ही चुके हैं, इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अब जेम्स प्रिंसेप या फिर मेगास्थनीज का यहाँ पे वर्णन आ जाता है, तो कौन सा होगा? जेम्स प्रिंसेप तो बहुत बाद के हैं, अभी वर्तमान के मान लेते हैं हम, तकरीबन 200-250 साल पहले के हैं। ठीक है, लेकिन मेगास्थनीज तो उस अशोक साम्राज्य के समय से है। अशोक तो हमने हटा ही दिया, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की थी। तो इस हिसाब से आप थोड़ा सा माइंड अपना खोल के रखोगे इस एग्जाम में, तो आप अच्छे तरीके से आंसर दे पाओगे, है ना? तो आप समझ गए। देखिए मैंने क्या ट्रिक लगाई इसमें कि जेम्स प्रिंसेप वर्तमान के हैं, तो इन्होंने की नहीं होगी। ठीक है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र किया है, अर्थशास्त्र की रचना की है, तो इन्होंने नहीं की होगी। अशोक ये शासक थे, इन्होंने खुद तो किताब बनाई नहीं होगी। तो बस थे मेगास्थनीज, ये एक यूनानी दूत थे, यूनानी राजकवि थे, तो इन्होंने की थी बेसिकली। ठीक है ना? ये तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब जब आपको कोई एमसीक्यू ना समझ में आ रहा हो, तो उसमें देखो कि क्वेश्चन के संबंध में कौन सा यहाँ पे गलत होगा। जो गलत होगा साइड करते जाओ, साइड करते जाओ। एक आधा बचता है तो तुक्का लगा क्या हो, सीधा राइट हो जाएगा, है ना? मेगा स्टेज। चलिए, कौटिल्य की अर्थशास्त्र जो किताब है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र किताब, इसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में मुख्य जानकारी किसके बारे में दी गई है? क्या इसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में राज्य व्यवस्था की जानकारी दी गई है, यहाँ पे कृषि की जानकारी दी गई है, न्याय एवं राजनीति की जानकारी दी गई? किसकी जानकारी हमें इसके अंतर्गत मिलती है? ठीक है, तो हमें इसे पॉलिटिकल और फार्मिंग, ठीक है, जस्टिस, सभी की मिलती है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी ये हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि हमें सभी की जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी को अभी तक का ये सेशन समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक करो। ठीक है, सेशन को लाइक करो, शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी आपकी तरह आंसर देने तैयारी कर सकें। बाकी वीडियो को आप लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, आरंभिक तमिल संगम साहित्य में विल्लालर कौन थे? ठीक है, आरंभिक तमिल संगम साहित्य में विल्लालर कौन हुआ करते थे? क्या ये बड़े बड़े जमींदार होते थे, दास होते थे, किसान होते थे, या फिर क्षत्रिय होते थे? कौन होते थे आरंभिक तमिल संगम साहित्य में विल्लालर? कौन होते थे भाई? जी हाँ, विल्लालर जो थे तमिल संगम साहित्य में, ये बड़े बड़े जमींदार होते थे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, यहाँ पे आपका जो ए है ये राइट हो जाएगा। ठीक, आगे, देवनप्रिय इसका शब्द का क्या अर्थ होता है? ठीक है, देवनप्रिय इसका क्या शाब्दिक अर्थ होता है? क्या इसका मतलब होता है राजाओं को प्रिय, देवताओं को प्रिय, प्रजा का प्रिय, या फिर देवियों का प्रिय? तो देखो, देवनप्रिय मतलब देवताओं का प्रिय, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में भी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए मौर्य साम्राज्य क्यों महत्वपूर्ण है? यानी कि अगर हमें प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के विषय में जानना है, जानकारी प्राप्त करनी है, तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है मौर्य साम्राज्य। क्यों है भाई? क्या मौर्य साम्राज्य से हमें बहुत से अभिलेख मिलते हैं, जैसे हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं प्रारंभिक ऐतिहासिक काल की? क्या हमें मौर्य साम्राज्य से मूर्तिकला एवं सिक्कों के बारे में विकास का पता चलता है, जो कि उस समय की जानकारी देता है? क्या मौर्य साम्राज्य से अशोक के बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो उससे हम प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं? क्या ये इसका राइट आंसर है? तो जी हाँ, यहाँ पे आपके ये जो सभी के सभी ऑप्शन है, डी वाला ये राइट हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि मौर्य साम्राज्य क्यों महत्वपूर्ण है, तो यहाँ से हमें अभिलेखों के बहुत मात्रा में ये मिले हैं। ठीक है, मूर्तिकला एवं सिक्कों का यहाँ से विकास के बारे में पता चलता है, और अशोक के बारे में जानकारी यहाँ से मिलती है। कंप्लीट है, कोई डाउट नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। आगे, क्वेश्चन नंबर 24, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हुआ है? ठीक है, अभी तक के अनुसार, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जो ऐसा कौन सा शासक है जो सबसे महान शासक माना जाता है उनके लिए? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर अशोक? ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हालांकि स्थापना तो की थी, बट बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जो प्रसिद्ध है वो है अशोक शासक। कौन है? अशोक शासक, जिनके राष्ट्रीय चिन्ह को भारतीय सरकार के द्वारा, मतलब जिनके अशोक के चिन्ह को
अशोक सिंह के चिन्ह को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया, ठीक है ना। 25 कलिंग पर विजय किसने प्राप्त की थी? तो बेसिकली कलिंग वर्तमान में उड़ीसा कहते हैं, जिसे आज हम कलिंग को वर्तमान में क्या बोलते हैं? उड़ीसा कहते हैं। इस पर किसने विजय प्राप्त की थी? जी हाँ, विजय प्राप्त की थी अशोक ने। किस पर? किसने की थी? अशोक ने कलिंग वर्तमान में से उड़ीसा कहते हैं, उसे विजय प्राप्त की थी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ठीक है। कलिंग का संबंध किस राज्य से है? तो अभी आपको समझा चुका हूं, उड़ीसा के साथ, ठीक। हाँ 27 बताइएगा, वो ऐसा कौन सा पहला शासक था जिसने अपने अधिकारियों के लिए, अपनी प्रजा के लिए जो संदेश होते थे, जो उपदेश होते थे, उसे प्राकृतिक पत्थरों पर पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाया था? ऐसा कौन सा शासक था जिसने संदेशों को और जो भी बात होती थी वो बताने के लिए प्रजा को, अधिकारियों के लिए वो खुदवा देता था, लिखवा देता था पॉलिश के स्तंभ पर? क्या वो किसने किया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य था, अशोक, बिंदुसार, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अशोक की। किसकी बात करें हम? अशोक की, ठीक है ना। चलिए, इस तरीके से इंग्लिश में आपका जो है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। 28 अशोक के अभिलेख में किस लिपि का उपयोग हमें देखने को मिला है? ठीक है ना। तो अगर आपको याद होगा 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने दो लिपियों का अर्थ निकाला था, अशोक कालीन लिपि। तो दो लिपियां, वो जो इसके नाम है ना, दो लिपियों के जो अर्थ निकाले थे, एक नाम यहाँ पे दिया गया है, बस समझ जाओ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो दो लिपियां कौन सी थी? ब्राह्मी और खरोष्टी थी। तो ऑप्शन में हमें ब्राह्मी दिया गया यहाँ पे, तो मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, जब आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई होगी और वीडियो का बड़े ध्यान से देख रहे हैं तो समझ में आ जाएगा आपको सारे के सारे क्वेश्चन, एक साइकिल सा बनता चला जाता है क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो जिसको सिलेबस कंप्लीट होगा ना, वो बढ़िया तरीके से समझ पाएगा। जिसको नहीं भी समझ में आ रहा है ना, मतलब कि मतलब पॉइंट जो है वो मैं समझा रहा हूँ इस तरीके से, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, वीडियो को आप रिप्ले कीजिए 10 से 15 सेकंड, 20 सेकंड, जो पार्ट समझ में नहीं आया दोबारा समझो, अच्छे से समझ में, ठीक है। चलिए 29 जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ कब निकाला? ये देख लो भाई, एक एक्यूरेट डेट आ गई। तो डेट अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताई थी 1838 में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अशोक के पश्चिम उत्तर में मिले अभिलेखों में किन भाषा का उपयोग किया गया? हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान से समझो। हमें पता है अशोक कालीन जो अभिलेख थे वो दो भाषा में लिखे जाते थे, ठीक है, मतलब प्राप्त हुए, एक तो ब्राह्मी और एक खरफ्टी। लेकिन पश्चिम उत्तर है, ठीक है ना, इनका जो शासन था पश्चिम उत्तर के साइड में, यहाँ पे किन भाषाओं में अभिलेख हमें प्राप्त हुए, ठीक है। क्या वो प्राकृत भाषा में थे, आर्यमाइक यूनानी में, या फिर संस्कृत भाषा में? तो पश्चिम उत्तर की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पे कैसे लोग रहते थे? यूनानी लोग रहते थे, ठीक है ना। तो आरेमाइक और यूनानी ये दो मिलते थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? बी वाला हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। कोई डाउट नहीं, समझ गए अच्छे तरीके से। आगे बात करें 31 धम्म के सिद्धांत की शुरुआत किसने की थी? धम्म का प्रचार भी इसी व्यक्ति ने किया था। कौन सा शासक था? सिंपल सी बात है भाई, इसका आंसर क्या होगा? अशोक था। अशोक ने तो धम्म के सिद्धांत की शुरुआत की थी, है ना। ऑप्शन नंबर ए कंप्लीट है। 32 अशोक के धम्म के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? देखिए, अशोक ने धम्म का प्रचार प्रसार किया था, ठीक है। अब इस मामले में यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन गलत है। पहला क्या है? अशोक के धम्म के अंतर्गत बड़ों का आदर करना, अपने से जो बड़े लोग हैं, ठीक है, चाहे वो आपके भाई हैं, आपके माता पिता हैं, आपके दोस्त हैं, उनका आदर कीजिए, ठीक है ना। साथ ही सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, जो भी सन्यासी होते हैं, जो भी ब्राह्मण होते हैं, उनके प्रति हमें एकदम नरम और अच्छा व्यवहार, प्रेम पूरे व्यवहार रखना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सेवकों तथा दासों के साथ उदार व्यवहार, यानी कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके घरों में जो सेवक काम कर रहे होते हैं, जो दास काम कर रहे होते हैं, उनके प्रति उन्हें एक अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, ये भी ठीक है। मतलब क्या हुआ? मतलब अशोक के धम्म में ये बिल्कुल भी नहीं कहा गया है कि दूसरे के धर्म और परंपराओं का अनादर किया जाए। क्यों भाई? क्योंकि अशोक के धम्म के अनुसार ये कहा जाता है कि दूसरे, आप अपने धर्म को मानो, परंपरा का आदर करो, बट दूसरे के धर्म को और धर्म की परंपराओं को उसका अनादर मत करो, ठीक है। ये चीज है, मतलब डी जो है ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 33 मोहम्मद अधिकारियों का क्या कार्य था? तो अभी आपको मैंने बताया था कि अशोक ने किन अधिकारी को नियुक्त किया था धम्म के प्रचार के लिए? तो उन अधिकारी को क्या बोलते थे? मोहम्मद बोलते थे। अब मोहम्मद अधिकारी को कार्य क्या था? तो सिंपल सा कार्य क्या है भाई? धम्म का प्रचार प्रसार करना। क्या था? धम्म का प्रचार प्रसार करना, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना कि क्वेश्चन का एकदम पीछे से कैसे रिलेशन है, इसी तरीके से डिजाइन किया गया है
ताकि 4 से 5 क्वेश्चन जो है टॉपिक वाइज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके, है ना, कितने बढ़िया तरीके से डिजाइन किया गया। ओके, ऑप्शन नंबर ए। आगे, मौर्य साम्राज्य में सैनिक गतिविधि किसके द्वारा संचालित की जाती थी? ठीक है, कितनी उपसमिति और कितनी समितियां होती थी वो हमें समझना। ठीक है, तो सैनिक गतिविधि के बारे में देखते हैं। दिया गया है 2 समिति होती थी, 4 उपसमिति, गलत। 3 समिति, 4 समिति, गलत। बेसिकली 1 समिति होती थी और 6 उपसमितियां होती थी। ठीक है, जिसमें 6 उपसमितियों का अपना अलग अलग कार्य होता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी करेक्ट है। आगे, स्वर्णगिरी का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, स्वर्णगिरी का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या यहाँ पे शुद्ध सोना पाया जाता है? ठीक है, क्या मतलब पाया नहीं जाता, क्या इसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ शुद्ध सोना है स्वर्णगिरी का? ये चांदी की खदान है, सोने का पहाड़ है, या फिर सोने का उद्योग है? ध्यान से समझिएगा, इसमें ना बच्चों को 2 चीजों में कंफ्यूजन होगा, या तो स्वर्णगिरी सोने का पहाड़ है या तो सोने का उद्योग है। तो उद्योग तो कहीं पे भी लगाया जाता है, सोने का लगाया जा सकता है। ठीक है, बट पहाड़ एक्यूरेट जगह पे होगा। तो सिंपल सी बात है, क्या है स्वर्णगिरी का उस समय के लिए शाब्दिक अर्थ क्या था? सोने का पहाड़। द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। ठीक, स्वर्णगिरी का शाब्दिक अर्थ सोने का पहाड़। कौन से 2 क्षेत्र जो थे ये लंबी दूरी वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित हुआ करते थे? ठीक है, जैसे मगध तक्षशिला, स्वर्णगिरी उज्जैनी, और स्वर्णगिरी तक्षशिला और तक्षशिला उज्जैनी, इनमें से कौन सा ऐसे क्षेत्र है जो लंबी दूरी वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित हुआ करते थे? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है बच्चों तक्षशिला और उज्जैनी। ठीक है, क्या है? तक्षशिला और उज्जैनी। स्वर्णगिरी बेसिकली क्या है? ये सोने के पहाड़ का शाब्दिक अर्थ। ठीक है ना, ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 37, मौर्य साम्राज्य की जो सैनिक प्रशासन की उपसमितियां थी उस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो ध्यान से समझते हैं। पहली जो उपसमिति थी बच्चों, इसका काम था नौसेना का संचालन करना, बिल्कुल ठीक है। दूसरी उपसमिति का काम था यातायात खान पान की देखरेख करना। ठीक है, साथ ही तीसरी समिति का काम था पैदल सैनिकों का संचालन करना। लेकिन जो चौथी उपसमिति दिया गया है रथारोही, ये गलत है, क्योंकि ये 5वीं समिति होती थी रथारोही। ठीक है, चौथी समिति के बारे में ये गलत है कि ये रथारोही हुआ करती थी। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग। कंप्लीट। एक सेकेंड, ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ पे राइट है। आगे यहाँ पे देखते हैं। हाँ, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री हुआ करती थी? ठीक है, प्रभावती गुप्त जो है ये किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त मौर्य की, चंद्रगुप्त द्वितीय की, अशोक की, या फिर विक्रमादित्य थी? किसकी थी भाई? जी हाँ, हम बात करें यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय की। ठीक है, बच्चे को लग रहा होगा चंद्रगुप्त मौर्य की हो सकती है, लेकिन द्वितीय के बारे में नहीं पता होगा। ठीक है ना, बट आंसर है इसका चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्त। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे हमारा बी राइट हो जाएगा। कंप्लीट है, कोई डाउट नहीं। आगे, क्वेश्चन नंबर 39, प्रभावती जो गुप्त थी इनका विवाह वकाटक के किस परिवार में हुआ था बेसिकली? ठीक है, तो किस परिवार में हुआ था भाई प्रभावती गुप्त का विवाह? वकाटक के। ठीक है ना, हिमालय पठार में, बंबई पठार में, दक्कन पठार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रभावती गुप्त का जो विवाह था ये दक्कन पठार के वकाटक परिवार में हुआ था। किसमें? दक्कन पठार के वकाटक परिवार में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी हमारा राइट हो जाएगा। कंप्लीट है। आगे, मौर्य साम्राज्य का अंत का एक समय दिया गया आपकी किताब में, वो जो काल रेखा होती है ना, काल रेखा चैप्टर के एंड में वहां पे दिया गया है। तो कौन सा काल है यहाँ पे मौर्य साम्राज्य के अंत का? क्या 180 ईसा पूर्व है, 192 ईसा पूर्व है, 197 ईसा पूर्व है, या फिर 185 ईसा पूर्व है? क्या टाइम पीरियड है इसका? आइए देखते हैं। आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बच्चों डी 185 ईसा पूर्व। जो आपकी काल रेखा होती है ना चैप्टर के एंड में, एनसीईआरटी के क्वेश्चन शुरू होने से पहले चैप्टर के एंड में वहां पे ये क्वेश्चन दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए लिया गया। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा उनमें से क्या क्या बनेगा। 41, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? अब देखो एक चीज मैं बताऊं, आपके तकरीबन 5 से 7 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि सिक्कों के विकास के बारे में यहाँ पे बनने वाले हैं। ध्यान से समझना, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किस शासकों ने जारी करवाए थे? ध्यान से समझिएगा, जब बात अगर आपसे ये की जाए सबसे पहले किसने जारी किए थे, तो याद रखेंगे कुषाणों ने। किसने सबसे पहले जारी किए थे? कुषाण शासकों ने। लेकिन जब बात आपसे ये की जाए
कि सोने के भव्य सिक्के, यानी कि जिसमें सोना जो था वो एक अच्छी क्वालिटी का, उच्चतम क्वालिटी का होता था, भव्य सोना होता था, इसके सिक्के किसने जारी किए थे? तो याद रखना, ये कुषाणों ने नहीं किया था। कुषाणों ने सबसे पहले जरूर जारी किए थे, लेकिन जिसमें उत्तम सोना लगा हो और अच्छे सोने का उपयोग किया गया हो, ज्यादा अच्छे का, वो किए थे गुप्त शासकों ने। किसने भाई? गुप्त शासकों ने। किसने किए थे? गुप्त शासकों ने। ठीक है ना, सबसे पहले कुषाणों ने, लेकिन उत्तम सोने वाले गुप्त शासकों ने। कंप्लीट है। आगे, शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ में सबसे पहले किसने सिक्के जारी किए? यानी कि एक तरफ जैसे ये कॉइन है, तो एक तरफ यहाँ पे जो शासक की प्रतिमा होती थी और एक तरफ इधर उस शासक का यहाँ पे नाम होता था। तो ऐसे जो सिक्के थे वो किसके द्वारा जारी करवाए गए थे? तो गुप्त ने उत्तम सोने के सिक्के जारी किए थे, कुषाणों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। अब अशोक जो है वो अलग ही पार्ट यहाँ से हट जाता है, तो बचता क्या है? हिंद यूनानी शासक। ठीक है ना, तो हिंद यूनानी शासकों ने शासकों की प्रतिमा के साथ साथ अपने नाम के लिए जो सिक्के थे वो जारी किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सी हमारा राइट होगा। तो क्वेश्चन का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आगे पीछे का आपको समझ में आना बढ़िया तरीके से। आगे, भारत के किस भाग से हमें रोमन सिक्के मिले हैं? ठीक है ना, रोमन साम्राज्य टाइप में जो सिक्के हैं वो हमें मिले हैं। रोमन साम्राज्य के आई डोंट नो, बट रोमन सिक्के मिले हैं। कहाँ से मिले भारत के? उत्तर भारत से, पूर्वी भारत से, उत्तरी पूर्वी भारत से, या फिर दक्षिणी भारत से? कहाँ पे मिले हैं भाई ये? जी हाँ, ये मिले हैं हमें दक्षिणी भारत से, यानी कि साउथ इंडिया से मिले हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट। सिक्के मिलना क्यों कम हो गए थे? अर्थात सिक्के जो थे वो हमें क्यों मिलना कम हो गए थे? ठीक है, इनके काल के समय। क्या ऐसा हो सकता है कि सिक्कों का हो सकता है कि संग्रह नहीं किया गया हो सकता है कि कच्चा माल नहीं मिलता होगा सिक्कों को बनाने के लिए, या फिर हो सकता है कि व्यापारियों ने अपने पास सिक्के छुपा के रखे हो और हमें मिल ना रहे हो, या फिर आक्रमण करके इनके सिक्कों को लूट लिया गया होगा। क्या रीजन है सिक्के ना मिलने के? तो सबसे बड़ा जो रीजन है किताब के अकॉर्डिंग, वो है आपका ए वाला। क्या? कि किसी ने सिक्कों का संग्रह नहीं किया होगा, इसीलिए नहीं मिले हमें। ठीक है ना, नो वन कलेक्टेड दी कॉइन्स, दैट इज वाई वी नॉट गेटिंग कॉइन्स। कंप्लीट है, कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर 46, मुद्रा शास्त्र क्या है? सिंपल सा आप सभी को पता होगा। मुद्रा और शास्त्र, यानी कि मुद्रा का मतलब पैसा और शास्त्र यानी कि अध्ययन, तो मतलब क्या हो गया? मुद्रा का अध्ययन अर्थात सिक्कों का अध्ययन ही मुद्रा शास्त्र कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होंगी सारी क्वेश्चन। ठीक है, आगे, अभिलेख शास्त्र का क्या अर्थ होता है? देखो, मुद्रा शास्त्र का यानी कि मुद्रा सिक्कों का अध्ययन, तो अभिलेख का क्या अध्ययन होगा? सिंपल सी बात है भाई, अभिलेखों का अध्ययन कहलाएगा, है ना। अभिलेख शास्त्र का अध्ययन अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है। सिंपल है। ओके, यानी कि स्टडी ऑफ रिकॉर्ड, दैट इज कॉल्ड इपिग्राफी। क्वेश्चन नंबर 48, अब सिक्कों के विकास में अभी हमने जो आपके 3 से 4 क्वेश्चन देखे, उस मामले में आपको एक गलत कथन का यहाँ पे चयन करना है। ठीक है, कि कौन सा गलत है, ध्यान से समझिएगा। तो गुप्त शासकों ने क्या किया था भाई? गुप्त शासकों ने सोने के जो भव्य सिक्के थे ये उन्होंने जारी करवाए थे, बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है? कुषाण शासक। कुषाण शासकों ने सबसे पहले जो सोने के सिक्के थे ये जारी किए थे। सबसे पहले कुषाणों ने, भव्य सिक्के के सबसे पहले गुप्तों ने। उसके बाद हिंद यूनानी शासकों ने क्या किया था? शासकों की प्रतिमा के साथ, एक तरफ प्रतिमा एक तरफ उनका नाम, ऐसे सिक्के इन्होंने जारी करवाए थे, ये भी ठीक है। लेकिन ये कहना कि रोमन के सिक्के हमें उत्तर भारत से प्राप्त हुए, गलत है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा ये कहां से मिले हैं? दक्षिण भारत से। तो कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, आ रहा बढ़िया तरीके से समझ में सारे का सारा। चलिए, 49 से पहले वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 बड़े ध्यान से समझिएगा। दिया गया है कि ब्राह्मणों को ना एक भूमि का टुकड़ा या फिर भूमि ने दान में दी जाती थी, उस दान वाले भूभाग को क्या बोलते थे? क्या वो अग्रहार होता था, क्या राजकीय भूभाग होता था, कृषि भूमि होती थी, या फिर इनमें से कोई? तो ब्राह्मणों को दान में दिया जाने वाला जो भूभाग होता था उसको अग्रहार बोलते थे। क्या बोलते थे? अग्रहार। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट है। कंप्लीट है, समझ गए क्या बोलते थे? अग्रहार। क्वेश्चन नंबर 50, कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे उपाधि कैसी धारण की थी? ठीक है ना, कुषाण शासक जो थे इन्होंने अपने नाम के आगे, जैसे कुषाण शासक का नाम मान लेते ए है, तो इस कुषाण शासक ने अपने नाम के आगे एक उपाधि धारण की थी। क्या क्या इन्होंने सम्राट किया था? नहीं।
क्या इन्होंने देवपुत्र किया था? नहीं। देवतुल्य ये किया था? नहीं। डी इनमें से नहीं। या फिर हाँ कौन सा है कि कुषाणों ने किया था? ठीक है ना, तो ये अपने आप को क्या बोलते थे? ये अपने आप को देवपुत्र बोलते थे। क्या बोलते थे? देवपुत्र। ठीक है, हम देवपुत्र कुषाण हैं। ठीक है, हमें देवताओं ने भेजा है तुम पर शासन करने के लिए, ऐसा बोलते थे। ठीक है ना, देवपुत्र हमारा राइट आंसर। ओके, बाकी अगर आपको सी लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, देखते हैं कितने बच्चों का सी लगता है यहाँ पे। ठीक है, सन ऑफ गॉड। ओके, 51 निम्नलिखित में से कौन सा शक शासक मध्य एशिया के मूल के थे? यानी कि मध्य एशिया से जो शासक भारत में आए थे बेसिकली, ठीक है, उस टाइम के अकॉर्डिंग वो कौन थे? चोल, पांडे या फिर शक? सिंपल सी बात है भाई, जब शक मध्य एशिया मूल से आए थे तो आंसर में ही मतलब क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। क्या बोलेंगे उनको? शक ही बोलेंगे, शक शासक कहलाते थे। तो मैंने कई बार बताया है कि कई बार आपको जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर वो क्वेश्चन के अंदर ही मिल जाता है, बट आपको ध्यान से पढ़ना होता है और थोड़ा बहुत आपको ट्रिक लगाना होता है, बस समझ जाएंगे। 52 गुप्त शासकों का इतिहास किसकी सहायता से लिखा जा सकता है? मतलब जो आज हम गुप्त शासकों के बारे में जान पा रहे हैं, इनका इतिहास कैसे लिखा गया है? क्या ये साहित्यों के माध्यम से लिखा गया है, सिक्कों के माध्यम से, या फिर अभिलेखों के माध्यम से लिखा गया है? तो सिक्कों, अभिलेख और साहित्य, इन तीनों के माध्यम से ही इनका जो है इतिहास लिखा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए बढ़िया तरीके से? आगे बात करते हैं। 53 कनिष्क का संबंध किससे है? कनिष्क जो है इसका संबंध किसके? क्या ये कुषाण होते थे, ये शक होते थे, चोल होते थे? कौन थे कनिष्क? कनिष्क कौन थे भाई? कनिष्क थे कुषाण। कनिष्क कौन थे? कुषाण थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। ठीक है, कनिष्क कुषाण थे। हर्षवर्धन कौन था भाई? क्या ये मगध के शासक थे, कन्नौज के शासक थे, कर्नाटक के शासक थे, या फिर यहाँ सभी के शासक थे? हर्षवर्धन कौन थे भाई? हर्षवर्धन जल्दी से बताएंगे। जी हाँ, हर्षवर्धन थे कन्नौज के शासक। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है, कन्नौज के शासक थे। ठीक है, लुलश ऑफ कन्नौज। 57 सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? ठीक है, तो एक शक शासक थे जो कि मध्य एशिया से आए थे बेसिकली। कौन थे ये शक शासक? तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के शक शासक नहीं है। अशोक मौर्य साम्राज्य के संबंध में है। बिंदुसार उधर मगध के संबंध में है, तो ये भी नहीं है। तो सुदर्शन झील का निर्माण मध्य एशिया से आए हुए शक शासक जिनका नाम था राजा रुद्र दमन, इन्होंने सुदर्शन झील के जीर्णोद्वार, किसका? सुदर्शन झील के जीर्णोद्वार की मरम्मत करवाई थी। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कोई डाउट नहीं। आगे प्रयाग प्रशस्ति की रचयिता कौन है भाई? प्रयाग प्रशस्ति जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य के संबंध में, उसकी रचना किसने की है? नागार्जुन ने, पाणिनि या फिर मेगास्थनी या फिर हरिसेन ने? नागार्जुन, पाणिनि, मेगास्थनी सभी आउट होते हैं, बचता है यहाँ पे हरिसेन जी। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन नामक विद्वान ने की थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, हरिसेन किस शासक के राजकवि थे? यानी कि इन्होंने देखो प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना की, तो ये किस शासक के संबंध में की थी, या फिर किस शासक के राजकवि थे बेसिक? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक या फिर बाबर? बाबर तो मुगल साम्राज्य के अभी किया जाता है, ये तो अलग हो जाता है। अशोक, चंद्रगुप्त या फिर समुद्रगुप्त, इनमें से कोई एक हो सकता है, तो बताएंगे भाई कौन हो सकते हैं? जी हाँ, समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। हरिसेन किस शासक के राजकवि थे? समुद्रगुप्त। समझ गए अच्छे तरीके से? आगे बात करते हैं। हर्षचरित ये एक किताब है, एक उपन्यास है। इसकी लेखनी, इसका लेखक कौन है? पाणिनि, बाणभट्ट, अश्वघोष या फिर हरिश्चंद्र? इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। मैंने कहा है आपके पेपर की जो काल रेखा दी जाती है ना, काल रेखा, उसको भी पढ़ा कीजिए, उसमें से भी क्वेश्चन बनता है, और ये क्वेश्चन वहीं से लिया है मैंने, इंपॉर्टेंट है इसीलिए। हर्षचरित के लेखक है बच्चों बाणभट्ट। कौन है? बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कोई डाउट नहीं। 59 हर्षचरित किस भाषा में लिखी गई? तो अभी हमने देखा कि हर्षचरित लिखी किसने थी? हर्षचरित जो थी बच्चों, ये लिखी थी बाणभट्ट ने। अभी लिखी किस लैंग्वेज में गई थी? क्या ये यूनानी में लिखी थी, प्राकृत, संस्कृत या फिर पाली में? तो अभी बच्चों को लग रहा होगा या तो ये प्राकृत में है या फिर पाली में है, बट नहीं। हर्षचरित जो है ये रियल में लिखी गई थी संस्कृत में। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट है। ठीक है, सबसे मतलब 60वां क्वेश्चन है।
हर्षचरित जो अभी हमने देखा बाणभट्ट के द्वारा लिखी जा चुकी है, ठीक है, जिसमें जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ये किसकी जीवनी है? हर्षवर्धन की ही जीवनी होगी। हर्षचरित है तो हर्षवर्धन की तो जीवनी होगी। हर्षवर्धन चरित, सिंपल है, तो हर्षवर्धन की, ऑप्शन नंबर डी राइट है। कंप्लीट आ रहा समझने अच्छे तरीके से? आंसर कीजिए बच्चों जल्दी से जल्दी, ठीक है, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो। 61 जातक कथाओं का संबंध किससे है? तो जातक कथाएं किसके संबंध में है? महात्मा बुद्ध नहीं, महावीर नहीं, गुरु नानक नहीं, इनमें से कोई नहीं। कौन सा जातक कथाओं के संबंध में भाई, जल्दी से बताएंगे? जातक कथाओं का संबंध बेसिकली महात्मा बुद्ध के संबंध में, ठीक है। और जातक कथाओं के माध्यम से महात्मा बुद्ध के बारे में, उनके धर्म के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है, और ये भी कि जनता में राजा की छवि कैसी होती थी, ये भी हमें पता चलता है इन जातक कथाओं से, ठीक। गदतिंदु जातक नामक जो कहानी है, इसमें क्या बताया गया? क्या नाम है? गदतिंदु। गदतिंदु जातक नामक ये जो कहानी, इसमें क्या बताया गया है? क्या इसमें मौर्य शासन के मौर्य साम्राज्य के शासन को बताया गया है? क्या इसमें जनता में राजा की छवि को बताया गया है? क्या मौर्य साम्राज्य के व्यापार को बताया गया है, या फिर प्रजा के शासक के प्रति प्रेम को दर्शाया गया है? ठीक है, तो इसमें राजा और प्रजा का संबंध है, लेकिन किस संबंध में है? क्या इसमें जनता में राजा की छवि दर्शाई गई है, या फिर प्रजा में शासक के प्रति प्रेम को दर्शाया गया है? तो दर्शाया जो गया है वो है छवि, ठीक है। जनता में राजा की छवि जो है, ये गदतिंदु नामक जातक कहानी में दर्शाई गई है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, समझ में आ गया? हाँ, पाली भाषा में एक शब्द का उपयोग किया गया है बच्चों, गहपति। गहपति, ग्रहपति, ठीक है ना। पाली भाषा में गहपति शब्द का उपयोग इसलिए किया गया, सिंपल सी बात है, ये जो छोटे छोटे किसान होते थे, बड़े जमींदार होते थे, किसके लिए किया गया भाई, जल्दी बताएंगे? पाली भाषा में गहपति शब्द का जो उपयोग है, ये किस टाइप के लिए किया गया बेसिकली, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चों को इसका आंसर पता है कि पाली भाषा में गहपति शब्द का उपयोग, तो ये क्या ये छोटे किसानों के लिए होता था? बिल्कुल नहीं। और जमींदारों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं। किसके लिए होता था बेसिकली? गहपति शब्द का उपयोग घर के मुखिया के लिए होता है, और कभी कभार इसका उपयोग जो है वो व्यापारियों के लिए भी कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे क्वेश्चन होगा डी वाला राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बच्चों को लग रहा होगा या तो किसान या जमींदार हो सकते थे, बट ऐसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आगे दिया गया है पेरी प्लस किस भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या है? पेरी प्लस किस भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या है? तो पेरी प्लस बेसिकली ये एक यूनानी भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ होता है विदेश यात्रा। क्या होता है इसका अर्थ? पेरी प्लस का यूनानी भाषा का शब्द है, अर्थ होता है विदेश यात्रा। जो आपके स्रोत वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे निम्नलिखित में से श्रेणी किसे कहा जाता था? क्या श्रेणी व्यापारियों का संघ होता था, जमींदारों का संघ होता था, किसानों का संघ होता था, अधिकारियों का संघ होता था? किसका संघ होता था श्रेणी? ठीक है, तो किसका संघ होता था भाई? व्यापारियों का। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से श्रेणी का कार्य इनमें से कौन सा नहीं था? तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि कच्चा माल तैयार करना, बिल्कुल ठीक है भाई। माल तैयार करना, ये भी ठीक है। बाजार में माल को बेचना, यानी कि कच्चा माल मिला उसको तैयार करना, कच्चे माल से माल तैयार करो जाके बाजार में बेचो, तीनों कार्य थे। लेकिन बाजार में किस मूल्य पर वो वस्तु बेची जाएगी, ये व्यापारी तय कर लेते थे। ये चीज यहाँ पे कहने गलत, इसलिए द ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग, ठीक है ना। बी वाला यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। 67 तमिल भाषा में सफल व्यापारी बड़े धनी होते थे, ठीक है ना। ये कौन से होते थे, ठीक है ना। वैसे कौन से व्यापारी थे तमिल भाषा में जो बहुत ही धनी होते थे? क्या नाम था उनका? सत्यवाह, सेठी, मस्तुवन या फिर वेलालर, ठीक है। तो बताएंगे जल्दी से, तमिल भाषा में सफल व्यापारी जो कि बड़े धनी होते थे, इनको क्या कहा जाता था? जी हाँ, इनको कहा जाता था मस्तुवन। क्या बोलते थे? मस्तुवन। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, करेक्ट है। क्या बोलते थे? बड़े बड़े व्यापारियों को मस्तुवन। प्राकृत भाषा में सफल व्यापारी बड़े धनी होते थे, उन्हें क्या बोलते थे भाई प्राकृत भाषा में? तो उन्हें सत्यवाह भी बोलते थे, सत्यवाह और सेठी भी बोलते थे। मतलब डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पहला दूसरा ये दोनों ही सही है। तो देखो, जब आपसे पूछा जाएगा ध्यान रखिएगा, बड़े ध्यान से समझना, थोड़ा डाउट हो सकता है आप में यहाँ पे।
तमिल भाषा में जो बड़े बड़े धनी व्यापारी होते थे इनको मस्तवन बोलते थे तमिल भाषा में, और जो प्राकृत भाषा में होते थे उनको सत्यवा और सेठी दोनों बोला करते थे। ठीक। 69, गृहपति के बारे में कौन सा कथन गलत है, देखते हैं। गृहपति के लिए यहाँ पे शब्द का उपयोग किया गया भाई, गृहपति जो है ये घर का मुखिया होता था, बिल्कुल ठीक है बात भाई। घर से जुड़े जो भूमि होते थे, जानवर होते थे, अन्य जो वस्तुएं होती थी घर के मामले में, उन सभी का ये गृहपति मालिक होता था। ठीक है। इस शब्द का जो उपयोग है वो अन्य जगहों पे भी किया गया, जैसे कि नगरों में रहने वाले संभ्रांत व्यक्तियों के लिए और जो व्यापारिक लोग हैं इनके लिए भी किया गया है। ठीक है ना, तो मतलब कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हमारा आंसर जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा गृहपति शब्द के बाद। कंप्लीट। 70 क्वेश्चन, आरंभिक तमिल संगम साहित्य में गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों में शामिल नहीं है, यानी कि जो गांव में तमिल संगम साहित्य के अनुसार गांव में कौन से लोग नहीं रहते थे, तो हलवाहा और उल्वा रहते थे, विलालर या फिर जो बड़े जमींदार होते थे ये भी रहते थे, और दास जो होते थे अणिमई ये भी रहते थे। लेकिन अमर नायक, यार ये पॉइंट कहां से आ गया, अमर नायक तो वहां पे विजयनगर साम्राज्य के बारे में आ जाता है, तो तमिल संगम साहित्य के अनुसार अमर नायक नहीं रहा था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 71, खुदाई के दौरान कुछ हमें उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियां मिली हैं जिन पर चमकदार कलई चढ़ी होती है। ठीक है। अब ये जो कलई चढ़ी होती थी, ठीक है, कटोरे थालियां वगैरह पर उत्कृष्ट श्रेणी के, इनको क्या बोलते थे, क्या ये अशोक के अभिलेख होते थे, इन्हें प्रयाग बृहस्पति बोला था, उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र बोलते थे, या फिर गणेश जोधपुरा संस्कृति। तो गणेश जोधपुरा संस्कृति के मामले में क्या फैक्ट है कि खेतड़ी अंचल से मिले साक्ष्य को बोला जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे जो है ये राइट है। कंप्लीट। 72 सी के बारे में कि उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो याद रखना 3 नंबर में आपका क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र के बारे में बताइए। ठीक है ना, तो क्या थे भाई उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र, याद रखेंगे ये खुदाई के दौरान मिले ऐसे उत्कृष्ट श्रेणी मिट्टी के कटोरे थालियां होती थी जिन पर चमकदार कलई चढ़ी हुई होती थी। ठीक है। साथ ही संभवतः इनका उपयोग जो था वो अमीर लोग किया करते थे। ठीक है ना, अमीर लोग इनका उपयोग करते थे, बिल्कुल ठीक है बात भाई। तो हम क्या बोल सकते हैं इस मामले में, हम बोलेंगे कि सर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। ठीक है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में किसे अपनाया है, तो आप सभी को मैं पहले ही बता चुका हूं, अशोक के जो सिंह का शीर्ष है इसको अपनाया है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के मामले में। बड़े बड़े आप जो इंडियन गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, वहां पे जाके देख लेना, अशोक चिन्ह एक जरूर मिलेगा हर जगह पे। ठीक। दानात्मक अभिलेख क्या होते हैं भाई, ये ऐसे अभिलेख होते हैं जिनको व्यापार में दान के, व्यापारियों को दान का दिया गया विवरण होता है, या फिर धार्मिकों को दान में दिया गया विवरण होता है, या फिर सामरिक को दिए गए दान का विवरण होता है, या फिर राजकीय को दिए गए दान का विवरण होता है। क्या मतलब है दानात्मक अभिलेखों का, ठीक है, तो क्या है भाई, जी हाँ, दानात्मक अभिलेखों में जो है धार्मिक तौर पर जो दान दिया जाता था उसको बोलते थे। अब जैसे कि जो ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली जो भूमि होती थी इसको क्या बोलते थे बच्चों, अग्रहार बोलते थे। तो इस अग्रहार का पूरा विवरण रखा जाता होगा, है ना, इनको दानात्मक अभिलेख बोलते हैं। तो बी हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। कंप्लीट। 75वां क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी किताब की रचना किसने की थी, अष्ट अध्याय, ठीक है ना, अष्टाध्यायी किताब की रचना किसने की थी, पतंजलि नहीं, चरक नहीं, पाणिनि, हाँ ये ठीक है, पाणिनि द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी भाई अष्टाध्यायी की रचना, पाणिनि के द्वारा, किसके द्वारा, बाय पाणिनि। 76 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, 76 कंप्लीट हो गया क्या, ओके ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है आई थिंक। ठीक है, हाँ टोटल 75 आपके ये कंप्लीट हो गए। तो इस वीडियो का जो वैसे हमारा मेन टॉपिक था, ठीक है ना, 75 प्लस एमसीक्यू, वो तो कंप्लीट कर लिए। अब आपको जो सपोर्टिंग मटेरियल है उसके भी एक बार एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवा देते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके चैप्टर सेकंड के हम एमसीक्यू करने वाले हैं, राजा किसान नगर, जो कि आपका सपोर्टिंग मटेरियल में दिया हो। ठीक है, इसमें कुछ स्मरणीय बिंदु दिए जाते हैं बच्चों, इनको आप जरूर से स्टडी कर लेना, क्योंकि इसमें से भी जो मतलब टॉपिक वाइज क्वेश्चन वो आपका यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, जैसे कि मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनने के क्या क्या कारण थे, इसके बारे में आप पढ़ लेना यहाँ से। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि
ठीक है, इतिहासकार किन स्रोतों का उपयोग करते थे जानकारी प्राप्त करने के लिए, ठीक है, ये चीजें हैं। आरंभिक राज्य के बारे में क्या क्या, क्यों इसे इंपॉर्टेंट काल माना जाता था बच्चों, ठीक है ना, इसके बारे में ये पॉइंट दिए हुए हैं। तो सपोर्टिव मटेरियल काफी अच्छी है आपकी, ठीक है ना, जाके देख लीजिएगा। बाकी हमारा जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वो है एमसीक्यू के बारे में, ठीक है। ये देखो भाई, अभिलेख साक्ष्य सीमा कितनी बढ़िया तरीके से समझा रखी है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो इसको अच्छे तरीके से, है ना, ये चीजें हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे एमसीक्यू हमारे कहाँ गए, ये रहे देखो। हाँ, यहाँ से हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर को, बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों। क्वेश्चन 11 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 इज दैट कि जेम्स प्रिंसेप की मुख्य उपलब्धि क्या थी। तो हम देख चुके हैं, इन्होंने ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था, यही इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इंडिका किताब के लेखक कौन है भाई, तो इंडिका किताब के लेखक मैं आपको समझा चुका, मेगास्थनीज है। और अर्थशास्त्र की किताब के लेखक हैं कौटिल्य, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की सैनिक गतिविधि संचालित की जाती थी, तो बता चुका हूं आपको, एक समिति और 6 उप समितियों के द्वारा, ठीक। धम्म के सिद्धांत की शुरुआत किसने की थी, अशोक ने की थी। जातक कथाएं किस महापुरुष के संबंध में, अभी धर्म बताया था मैंने, अब पुरुष है महात्मा बुद्ध के संबंध, ठीक है, महात्मा बुद्ध के संबंध में। उसके बाद हर्षचरित की रचना किसने की थी, बाण भट्ट ने की थी, समझा चुका हूं। हर्षवर्धन इसका जीवनी है, संस्कृत भाषा में ये लिखी गई है। सेठी आमतौर पर कौन होते थे, तो ये धनी व्यापारी या किसान कौन होते थे, बता चुका हूं आपको, 17 भी क्या थे, धनी व्यापारी होते थे। और किस भाषा में, प्राकृत भाषा में। तमिल भाषा में मस्तुबन को, और प्राकृत भाषा में सेठी, और एक और था अभी मैं भूल गया, उसको बोलते थे। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो याद रखेंगे कुषाण शासकों ने, लेकिन उत्तम सोने के सिक्के शक शासकों ने, ठीक है, नहीं शक नहीं, बेसिकली शक नहीं, गुप्त शासकों ने बेसिकली, ठीक है, इसमें गुप्त शासकों ने उत्तम सोने के भविष्य के, बट कुषाणों ने सबसे पहले किए थे। मगध की आरंभिक राजधानी आपको बता ही चुके हैं, क्या है भाई, राजगीर, ठीक है, राजगीर कह सकते हो, राजगढ़ कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद में पाटलिपुत्र बनते हैं, जिसे हम पटना कहते हैं। उसके बाद प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी किसकी रचना किसने की है, तो आपको बता चुके हैं, पाणिनि ने। दिए चित्र के ध्यान से देखिए, पहचान का नाम लिखिए, तो क्या दर्शाया गया यहाँ पे, ये अशोक चिन्ह है बेसिकली आपका, क्या है ये आपका अशोक चिन्ह है, लेकिन किस संबंध में, सिर्फ शीर्ष की बात है, ये इसकी सिर्फ शीर्ष की बात है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है, ओके। तो ठीक है, आई होप आपका ये वाला जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है एमसीक्यू इस सीरीज का, ओके। तो यहाँ पे हमारा आज का जो सेशन था वो हो जाता है कंप्लीट, ठीक है भाई। तो तकरीबन 52, 53, 54 मिनट लगे हैं। इस बीच में हमने आपकी सपोर्टिंग मटेरियल के एमसीक्यू भी कर लिए हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपकी जो हमने अलग से 75 एमसीक्यू बनाए थे वो भी कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो अब आप सभी बच्चों ने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में कि आपने 70 आउट ऑफ कितने सही क्वेश्चन का आंसर दिया, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप पढ़ क्या रहे हो, कितना आपको समझ में भी आ रहा है, ठीक है। तो बताइएगा 75 आउट ऑफ आपके कितने मार्क्स आए हैं इस चैप्टर के संबंध में। बाकी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, ठीक है, ओके। और तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिएगा और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी तैयारी कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।